प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 126वें एपिसोड के जरिए आज देशवासियों से मन की बात की है। ये पूरा कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है और इसमें प्रधानमंत्री विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रेरणादायक विषयों पर अपने विचार साझा करते हैं। इस बार उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर रोशनी डाली, खासतौर पर आने वाले त्योहार के मौसम और स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल पर फोकस किया। इस तरीके का संवाद लोगों को सीधे देश के नेता से जुड़ने और उनकी सोच को समझने का एक मौका देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस खास मौके पर कई महान हस्तियों को याद किया। उन्होंने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनके बलिदान को याद किया। और साथ ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी उनकी जयंती पर नमन किया और उनकी आवाज पीढ़ियों तक देशवासियों को मंत्रमुग्ध किया, उनकी तारीफ की। इस महान विभूतियों को याद करने से प्रधानमंत्री ने लोगों को उनके आदर्शों और मूल्यों की प्रेरणा से लेकर चलने पर प्रोत्साहित किया। भारत की दो महान विभूतियों की जयंती है। मैं बात कर रहा हूं शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। साथियों, अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भगत सिंह जी ने अंग्रेजों को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे और मेरे साथियों से युद्ध बंदी जैसा व्यवहार करें। इसलिए हमारी जान फांसी से नहीं, सीधा गोली मारकर ली जाए। यह उनके अदम्य साहस का प्रमाण है। भगत सिंह जी लोगों की पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहते थे। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। भारत की संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव था। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। साथियों, लता दीदी जिन महाविभूतियों से प्रेरित थी, उनमें वीर सावरकर भी एक हैं, जिन्हें वो तात्या कहती थी। उन्होंने वीर सावरकर जी के कई गीतों को भी अपने सुरों में पिरोया। लता दीदी से मेरा स्नेह का जो बंधन था, वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बिना भूले हर साल राखी भेजा करती थी। इस एपिसोड का एक मुख्य विषय था वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना, खासकर त्योहार के दौरान खरीद को लेकर। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि वो इस त्योहारी सीजन में स्थानीय रूप से बने हुए उत्पाद को खरीदें। उनका कहना यह था कि जब हम देश में बनी हुई कोई चीज खरीदते हैं तो हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि अगर किसी कारीगर या छोटे उद्यमी परिवार को आर्थिक तौर पर हम उनको मदद भी देते हैं और उनके सपनों को पंख लगाते हैं। यह अपील देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और स्थानीय कारीगरों को सम्मान देने का भी एक तरीका है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और इनमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें, ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। साथियों, खादी की तरह ही हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि अगर परंपरा और इनोवेशन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं।
एक प्रमुख पर्व छठ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे भारत की एक अद्भुत और ग्लोबल फेस्टिवल कहा जो देश विदेश में मनाया जाता है। उन्होंने ये भी साझा किया कि भारत सरकार इस पावन त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास कर रही है। हमारे पर्व त्योहार भारत की संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। साथियों, कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट का हिस्सा बनी है। हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसे ही वैश्विक पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेगी, समझेगी, उनमें शामिल होने के लिए आगे आएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से छठ महापर्व का जिक्र करने और छठ पूजा को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने की कोशिश पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद बोला है। कि हम लोग की लोकप्रिय छठ पर्व छठी मैया को यूएन के सांस्कृतिक धरोहर में रखने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। हम सारे बिहारी छठी मैया के भक्त पूरी दुनिया में आज तो अभिभूत हैं। भारत के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन, उनको बहुत प्रणाम। ये जो हम लोग की इच्छा थी कि छठ ऐसा पर्व है जहां डूबते हुए सूर्य को पहले अर्घ देते हैं, उगते हुए को सुबह बाद में देते हैं, क्योंकि सूर्य तो सूर्य है। तो ये जो छठ की महिमा है, अमीर गरीब सब मिलकर करते हैं। करोड़ों लोग नदी के किनारे, सरोवर के किनारे खड़े होकर छतों पर रख देते हैं। तो जो महान परंपरा है, इसको यूएन के सांस्कृतिक विरासत में लाने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत अभिनंदन। कुल मिलाकर मन की बात का 126वां एपिसोड भारतीय संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। मन की बात का ये एपिसोड त्योहारों की खुशियों, राष्ट्रीय गौरव और स्वदेशी पर ध्यान केंद्रित रहा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान की टीम 28 सितंबर यानी कि आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होगी। ये इस टूर्नामेंट का इतिहास का पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला न केवल दो चिर प्रतिद्वंदी टीमों के बीच एक हाई वोल्टेज जंग होगा, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ये तारीख खास मायने भी रखती है। इतिहास गवाह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए T20 मुकाबलों में टीम इंडिया ने हमेशा जीत का परचम लहराया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस हाई वोल्टेज मैच को लेकर दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के बीच में जबरदस्त उत्साह है और ये मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक बड़ी प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी दुआ करते हैं भारतीय अपनी टीम की। स्टेडियम का माहौल पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक होता है, जहां दर्शक अपनी अपनी टीमों का हौसला बढ़ाएंगे और एक यादगार फाइनल की उम्मीद लेकर आ रहे हैं। और इस मैच का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण मैच देखा जाता है। पिछले दो मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। पहला मौका साल 2012 में आया जब 28 दिसंबर को दोनों टीम T20 मुकाबले में भिड़ी थी।
उस रोमांचक मैच में भारत ने पाकिस्तान को 11 रन से मात दी थी और इसके बाद 2022 में एशिया कप के एक T20 मुकाबले में 28 अगस्त को भारत ने फिर बाजी मारी थी और 4 विकेट से जीत हासिल की थी और इन दोनों जीत ने 28 तारीख को भारतीय फैंस के लिए एक शुभ तारीख बना दिया। आज होने वाले इस फाइनल मैच में सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या भारत की इस तारीख के जादू को बरकरार रख पाएगी टीम इंडिया। टीम इंडिया की नजर 9वें खिताब पर रहने वाली है। वहीं इस टूर्नामेंट में सभी सफल टीमें भी हैं। भारत ने अभी तक साल 1994, 1988, 1990, 91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में खिताब जीता है। वहीं पाकिस्तान की टीम अभी तक सिर्फ 2 बार चैंपियन बन पाई है। पाकिस्तान ने साल 2000 और 2012 में इस मैच में जीत हासिल की थी। इस फाइनल मैच में खेल का रोमांच और मैदान के बाहर की बातें दोनों ही इसे एक यादगार इवेंट बना रही हैं, जहां पर भारतीय टीम अपनी बेहतरीन फॉर्म और बीसीसीआई अध्यक्ष के भरोसे के साथ मैदान पर उतरेगी। वहीं पाकिस्तान की टीम कप्तान सलमान आगा के नेतृत्व में अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। अब देखना यह है कि कौन सी टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालती है और एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम करती है। लाखों फैंस की उम्मीदें उन्हीं पर टिकी हुई हैं और यह फाइनल यकीनन क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने वाला है।